भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जिनको मैंने एक क्रम में यहाँ पे लिख दिया है और इसे हम बारी बारी से समझेंगे। इसको इसलिए एक क्रम में लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो और मैं भी पॉइंट्स न भूलूं जिसे मुझे आपको बताना है, जिन्हें मुझे डिस्कस करना है। तो पहला ही जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जो पहली विशेषता है भारतीय संविधान की, वो ये है कि ये विशालतम संविधान का दर्जा हासिल है भारतीय संविधान को। तो देखिए, जो भारत का संविधान है इसमें अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 395 है। वैसे ये अभी 400 से अधिक की संख्या हो गई है अनुच्छेदों की, क्योंकि उसमें सेक्शंस के साथ सब सेक्शंस भी जुड़ते गए हैं। जब भी जो संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनके साथ अब क्या हुआ है कि अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती चली गई है। लेकिन आज भी जो अगर हम काउंटिंग की दृष्टि से देखें तो आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं। भले सब सेक्शंस बढ़ा के अगर हम काउंट करें तो 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। इसके अलावा 22 भाग हैं हमारे संविधान के, है ना, और 12 अनुसूचियां हैं। 12 की संख्या में अनुसूचियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये बात कही जाती है कि भारत का संविधान विशालतम संविधान है, तो ये झूठ तो नहीं है। एक व्यक्ति हैं हुए पॉलिटिकल थिंकर सर आइवर जेनिंग्स, और जेनिंग्स साहब ने ये कहा कि भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बृहत लिखित संविधान है। और ऐसा इनका कहना सत्य भी है। क्योंकि आप देखिए कि भारत सिर्फ एक अकेला क्षेत्र नहीं है। इसमें 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब के लिए सिर्फ एकमात्र संविधान है। कभी जम्मू कश्मीर का अलग हुआ करता था, लेकिन बाद में वो भी हट गया, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो इतने बड़े क्षेत्र के लिए, इतनी बड़ी टेरिटरी के लिए सिर्फ एक संविधान है और इसलिए ये विशालतम है। दूसरी चीज़, भौगोलिक क्षेत्र हमारा बड़ा है और भौगोलिक क्षेत्र की वजह से भी ये जो मैंने अभी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की है, वो चीज़ इसी के साथ जुड़ जाएगी कि भौगोलिक क्षेत्र हमारा बड़ा है और एक ही संविधान है। फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं संविधान में तो हैं ही, इसके अलावा छोटी चीज़ों को भी जगह दी गई है संविधान में। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को जगह दी गई है। जैसे अगर बड़ी चीज़ों में आप बात करें तो कुछ खंड, जैसे मूलाधिकार भाग 3 है, तो भाग 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है संविधान में। इसके अलावा अब महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होगी, महाधिवक्ता क्या होंगे, इन जैसी चीज़ों को भी जगह दी गई है संविधान में। मतलब बहुत बृहत चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को, मुख्य चीज़ों को तो जगह दी ही गई है, छोटी छोटी चीज़ों को भी बिल्कुल एडजस्ट किया गया है संविधान में, और इसलिए ये बहुत बड़ा संविधान हो जाता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये विशालतम संविधान है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, और ये कारण यही है कि पूरा टेरिटरी के लिए एक ही संविधान है। बड़ी चीज़ों के साथ छोटी चीज़ों को भी जगह दी गई है, बड़े तथ्यों के साथ छोटे तथ्य भी समाहित हैं संविधान में, और इसलिए ये विशालतम संविधान है। जोड़ने के लिए इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन मुख्य कारण जो संविधान के बृहत होने का है वो यही है ना। अब आगे बात करते हैं प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना। हमारा जो संविधान है वो ऐसे गणराज्य की स्थापना करता है जो प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है और समाजवादी गणराज्य है। इनका अर्थ क्या है, ज़रा इसको समझ लें। अगर हम इसे समझ पाने में सक्षम हुए तो हम काफ़ी कुछ समझ सीख पाएंगे। आइए अब इसको देखते हैं। तो
हमारा जो देखिए भारत जो है ये इसको कहा जाता है कि विविधता में एकता वाला देश है ना। यानी बहुत सारे कास्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। और ऐसी स्थिति में भारत में ऐसा कुछ बना देना जिससे सारे लोग सहमत हो जाए, है ना। एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड और लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों पे तंज करते हुए कहा था कि भारत या भारतीय कभी ऐसा संविधान नहीं बना सकते जिस पे सभी पक्ष एक मत रखते हो, एक राय रखते हो और सहमत हो जाएं। बात उसकी जायज़ ही थी। भारत में जो स्थिति थी और जब भारत में संविधान बना था उस समय की जो राजनीतिक स्थितियां थी वो कुछ इसी तरीके से थी कि हर कोई एक बात पे सहमत नहीं हो पा रहा था या नहीं हो सकता था। बावजूद इसके हम इस चीज़ में सफल हुए और हमने एक संविधान बनाया जिस पे कम से कम अभी तो हम लोग सब एक साथ हैं। 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, सारे एक साथ हैं और एक ही संविधान को फॉलो कर रहे हैं। तो बर्किनहेड साहब की बात तो गलत हुई। खैर, ये मैं अभी समझाऊंगा कि मैंने इसको किस सिनेरियो में कहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने अपने संविधान में, हमारा जो संविधान है इन सारी चीज़ों को स्थापित करता है और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कह रहा हूँ। तो हमारा जो संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न सोवरेन कंट्री बनाता है हमें। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न, प्रभुता जो है, पहले जब अंग्रेज़ थे तो हम उन्हें कहते थे लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड फलाना, लॉर्ड ठिकाना। तो ये जो लॉर्ड वाली जो व्यवस्था थी ये कुछ अजीब थी। यानी वो हमारे प्रभु थे, प्रभु लोग थे वो, और प्रभु लोग जो कहते थे उसे हमें करना पड़ता था। भाई प्रभु हैं और हम लोग दास हैं। प्रभु जी हम सेवक तुम स्वामी, ये वाला संबंध था। तो हमारा संविधान कहता है कि ये प्रभुता जो है ये किसी और में नहीं है, ये प्रभुता अब हमारे में खुद में है। हम खुद प्रभुत्व संपन्न है, यानी अब हमारा स्वामी कोई और नहीं, हमारे स्वामी हम खुद हैं, है ना। अब इस चीज़ को और कायदे से समझिए कि हमारी संसद जो कानून बनाती है वो कानून हम अपने देश में लागू करते हैं, हमारी संसद लागू करती है। यानी कानून बनाने वाले भी हम, लागू करने वाले भी हम। ऐसा नहीं है कि विदेश से कोई कानून बन के आ रहा है और हमारे पे थोपा जा रहा है, या फिर हमारे जो विदेश नीति है वो किस प्रकार संचालित होगी, उसको कैसे संचालित करना है, ये सारा कुछ जो है ये हम खुद तय करते हैं। यानी हमारी प्रभुता, हम खुद अपने प्रभु हैं और क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है इसको तय करने वाले हम खुद हैं। यानी हम भारत के लोग हैं। उद्देशिका शुरू होती है कहाँ से? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जब उद्देशिका वाले पार्ट में आएंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। यानी हम किसी और के गुलाम नहीं हैं, हम खुद प्रभुता संपन्न हैं, प्रभुत्व हमारा अपना है और हम सॉवरेन कंट्री हैं, और इसलिए प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की स्थापना हमारा संविधान करता है। संविधान इस चीज़ में सक्षम है कि हमें हमारी प्रभुता स्थापित करने का मौका दे रहा है। यानी हम किसी और के मातहत या और किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अपने प्रभु स्वयं हैं और हम अपने लिए फैसले खुद ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रभुत्व संपन्न आप समझ गए होंगे, है ना। प्रभुत्व संपन्न का सीधा सा मतलब हम अपने प्रभु खुद हैं, हमारे ऊपर कोई हमारा लॉर्ड नहीं है या भगवान नहीं है, हमारे देवता कोई और नहीं है,
हम अपने प्रभु खुद हैं, प्रभुत्व संपन्न है। अगली चीज़ है लोकतंत्रात्मक। ये तो साधारण सी बात है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? अपनी सत्ता, अपनी सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो सरकार बने, है ना, वो लोकतंत्रात्मक, यानी जनता जनार्दन होती है। कहा जाता है ना, जनता जनार्दन होती है। लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक, जनता जनार्दन है। पहले हम जो है वो व्हाट्सएप का मैसेज है ना कि चुनाव 2 चरणों में संपन्न होता है। पहले नेताजी जनता के चरणों में और फिर चुनाव के बाद जनता नेताजी के चरणों में। तो खैर ये तो मजाक की बात है। कहने का मतलब ये कि लोकतंत्र है, हम अपनी सरकार चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधि हम खुद चुनते हैं, यानी वोटिंग पावर हमारा है, वयस्क मताधिकार का जो राइट है वो हमें प्राप्त है, और हम अपनी सरकार खुद बना सकते हैं। और इस चीज़ की व्यवस्था जो है ये हमारा संविधान करता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली चीज़ पंथ निरपेक्ष। ये क्या है पंथ निरपेक्ष? इसको समझिए। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कोई विशेष धर्म जो है वो उनका राष्ट्रीय धर्म है। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम उनका राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ना तो इस्लाम, ना तो सनातन, ना तो क्रिश्चियनिटी, ना तो सिख धर्म। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हमारा राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ध्यान रखिए, ये जो पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान में है, ये पश्चिम की पंथ निरपेक्षता के विपरीत है। यानी फ्रांस वगैरह में जो पंथ निरपेक्षता है या अमेरिका में जो पंथ निरपेक्षता है, वो उस पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति और धर्म दोनों बहुधा अलग अलग चीज़ें हैं। यानी ना राजनीति का धर्म में हस्तक्षेप होगा और ना धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप होगा। वहाँ की पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि न तो राज्य का कोई धर्म होगा और ना ही राज्य को किसी धर्म से मतलब होगा, ना ही राज्य धर्म का सम्मान करेगा, है ना। वहाँ की पंथ निरपेक्षता। हमारे यहाँ की पंथ निरपेक्षता अलग प्रकार की है। ठीक है, हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी पंथ निरपेक्षता ये है। गांधी जी ने सीधे कहा था कि बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती। बिना धर्म के राजनीति जो है ये छलावा है। महात्मा गांधी का ये कथन है। तो इसलिए राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि सर धर्म जो है ये तो, फिर आप राजनीति में धर्म को घुसाएंगे तो फिर तो दिक्कत होएगी। तो आप ये ध्यान रखें कि धर्म का अर्थ हिंदू, मुसलमान या इस तरीके के धर्मों से नहीं है। हमारे यहाँ कंसेप्ट है धार्यते इति धर्म, यानी जो धारण किया जा सके वही धर्म है। धर्म का अर्थ यहाँ नैतिकता से है, और वो नैतिकता राजनीति में होनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। ठीक है, वो अलग विषय अब जा रहे हैं हम लोग। बस पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये समझिए कि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये पंथ निरपेक्षता है। अगली चीज़ है समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी का सीधा सा अर्थ जो है वो आर्थिक न्याय से लिया जा सकता है ना। आर्थिक न्याय। समाजवाद क्या कहता है? सोशलिज्म। समाजवाद कहता है कि आर्थिक न्याय होना चाहिए। तो
ये समाजवादी व्यवस्था जो है एक्चुअली ये कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही सोशलिज्म जो है उसका आविष्कार किया था, समाजवाद का आविष्कार किया था। समाजवाद जो है वो पूंजीवाद के विपरीत है। पूंजीवाद कहता है कि पैसा इकट्ठा करो और इसके लिए जो समाज के दबे कुचले लोग हैं अगर उनका उपयोग करना हो तो करो। समाजवाद कहता है कि दबे कुचले लोगों की सत्ता होनी चाहिए और इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए अगर पूंजीपतियों का खून भी बहाना पड़े तो फिर वो बहाओ, लेकिन उनकी संपत्ति जो एक जगह इकट्ठा है उसको लेके सब में बांट दो तो समाजवाद आ जाएगा। तो क्या वो खून वाली जो राजनीति है, खून वाला समाजवाद है, खूनी क्रांति वाला जिसको हम कहेंगे, क्या वही समाजवाद की बात हमारा संविधान करता है? तो जवाब है नहीं। हमारे यहाँ समाजवाद जरूर होगा लेकिन गांधीवादी समाजवाद हमारे यहाँ है। गांधीवादी समाजवाद क्या है? हमने कार्ल मार्क्स वाले समाजवाद को जगह नहीं दी है। समाजवाद अच्छी चीज़ है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो कार्ल मार्क्स ने दिया था उस समाजवाद को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम समाजवाद एक्सेप्ट करते हैं महात्मा गांधी वाला, जवाहरलाल नेहरू वाला। और ये नेहरू का समाजवाद एक्चुअली साम्यवाद है। समाजवाद जो है यहाँ आके साम्यवाद हो गया। हमारे समाजवाद के हिसाब से हम कहते हैं कि हम आर्थिक न्याय देंगे और धन को एक जगह संकेंद्रित नहीं होने देंगे, धन का केंद्रण एक जगह। भाई समाजवाद कब आएगा? जब धन का सब में बराबर बंटवारा हो जाए। तो भले ही सुनने में अजीब बात लगे लेकिन समाजवाद का अर्थ यही है। समाजवाद कहता है कि सभी जो लोग हैं वो कहीं भी धन का संकेंद्रण ना हो, एक जगह धन इकट्ठा ना हो। तो फिर धन इकट्ठा कैसे नहीं होगा? उसके लिए क्या खूनी क्रांति करेंगे? तो नहीं, खूनी क्रांति नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जो धन कमा रहे हैं उनको कमाने का मौका देंगे लेकिन उसके बदले में उनसे हम टैक्स कहेंगे कि चुकाओ। और जब वो टैक्स चुकाएंगे तो उसी टैक्स से जो गरीब दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका कल्याण होगा। इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। इकोनॉमी की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं, है ना। तो इस समाजवाद को एक और अर्थ है समाजवाद का जिसको आप समझिए। कहा जाता है कि समाजवाद में उत्पादन और वितरण के साधनों पर, उत्पादन और वितरण, तो उत्पादन यानी जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और वितरण यहाँ जहाँ से जो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उनको बांटा जा रहा है, उस पे सरकार का स्वामित्व होगा, है ना। तो यही समाजवाद है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी बसें चलती हैं, यानी हर चीज़ पे सरकार का नियंत्रण है। यही चीज़ जो है ये समाजवाद है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में थोड़े दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया गया है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूरी तरीके से समाजवाद लाना संभव नहीं है, इसलिए कि वह अर्थव्यवस्था जहाँ सिर्फ कल्याण हो तो वो क्या हो जाएगा फिर? ऐसे में जहाँ सिर्फ कल्याण की बात हो रही हो तो उस अर्थव्यवस्था को ही कल्याण की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाता है, जहाँ समाजवाद है और पूंजीवादी व्यवस्था भी साथ साथ है। आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, सरकारी अस्पताल भी हैं। मतलब हर जगह पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि सरकारी व्यवस्थाएं भी हैं और प्राइवेट व्यवस्थाएं भी हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था चल रही है। तो समाजवादी व्यवस्था की बात करता है हमारा संविधान और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे संविधान की। ऐसे गणराज्य की स्थापना हमारे यहाँ करने की बात है। अगली चीज़ है संसदीय ढंग की सरकार।
जो तीसरी विशेषता है वो है संसदीय ढंग की सरकार। भारत में जो व्यवस्था है सरकार की वो है संसदीय व्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ जो सरकार का हेड होता है वो मंत्रिपरिषद का सबसे प्रधान व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है ना। एक्चुअली जो सरकार होती है वो दो प्रकार की होती है, पहले आप उसको समझ लीजिए तो आप खुद समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक संसदीय ढंग की सरकार होती है, और दूसरी होती है अध्यक्षीय प्रकार की, अध्यक्षात्मक। संसदीय ढंग की सरकार क्या है, जहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो होता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत सीमित होती हैं। कार्य सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन वास्तविक जो हेड होता है देश का वो प्रधानमंत्री होता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक जो देश का वास्तविक प्रधान कौन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो मंत्रिपरिषद का हेड होगा, और संसदीय दल का जो नेता चुना जाएगा वही होगा। संसद में जो बहुमत से नेता चुना जाएगा वही जो होगा वो वास्तविक प्रधान होगा। और राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक उपभोग कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। तो ये संसदीय ढंग की सरकार होती है, और जो प्रधानमंत्री होंगे वो लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होंगे, यानी लोकतंत्र के लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होंगे यहाँ प्रधानमंत्री। जबकि अध्यक्षीय, और हमारे यहाँ यही व्यवस्था है, जैसा ब्रिटेन में राजा जो होता है वो वास्तविक हेड नहीं है, वो सिर्फ सिग्नेचर करने का काम करता है। यानी सारे काम हो जाते हैं तो राष्ट्रपति जैसे हमारे यहाँ सिग्नेचर करता है वैसे ही वहाँ राजा करता है। और हमारे यहाँ भी सारे काम जो है वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद करती है, उसके अलावा लोकसभा राज्यसभा, और राष्ट्रपति का ठीक वही ओहदा है जो ब्रिटेन में राजा का है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे वास्तविक हेड नहीं है। जबकि अध्यक्षीय प्रकार के लोकतंत्र में क्या होता है, राष्ट्रपति हेड होता है ना। वहाँ वास्तविक प्रधान कौन होता है, वास्तविक प्रधान अध्यक्षात्मक प्रकार के लोकतंत्र में वास्तविक प्रधान होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बहुत पावर होती है। कार्यपालिका का प्रधान यहाँ भी राष्ट्रपति ही होता है, यहाँ भी राष्ट्रपति ही होता है कार्यपालिका का हेड। लेकिन यहाँ ऊपर वाले में जो वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहाँ अध्यक्षात्मक प्रकार के लोकतंत्र में वास्तविक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति ही होता है, और कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही भी उसी की होती है ना। तो ये अंतर है संसदीय ढंग की सरकार और अध्यक्षीय प्रकार की सरकार में। चूँकि हमारे यहाँ हम लोग पहले से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत हम पहले से इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, यानी संसदीय ढंग की सरकार के हम अभ्यस्त हो चुके थे, और इसीलिए भारत में इसी को जगह दी गई, और हमने कहा कि हम इसी के यूज्ड टू हैं तो इसलिए हम इसी को अपनाते हैं। चौथा है मूल अधिकार। हमारा जो संविधान है उस संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, और वहीं से हमने इसे उद्धृत किया है, अपने यहाँ लिया है ना। एक्चुअली किसी भी देश के संविधान की अगर रीढ़ की हड्डी हम कहें तो यही होते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार जो होते हैं, कभी भी कोई भी राज्य जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, यानी राज्य को हम छोटी मोटी चीज़ नहीं समझ सकते हैं, है ना। राज्य का एक छोटा सा
अधिकारी जिसको आप दरोगा कहते हैं, उसका रुआब आप देख लीजिए, उसका रौब इतना होता है ना। वो आम जनता उससे देख के सोचती है कि अरे दरोगा जी हैं, है ना, दीवान जी हैं, दरोगा जी हैं। तो इस तरीके से इतना रुआब है उसका, एक छोटा सा अदना सा अधिकारी है दरोगा। तो अब आप सोचिए कि राज्य जो है वो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके बरक्स। तो राज्य का जो सबसे छोटा, मैंने अभी कहा है, जो प्रत्यक्ष देखने में हमको सीधे सीधे दिख जाता है, वो दरोगा है, जिसके इतना पावर है कि लोग डर रहे हैं। तो राज्य कितना बड़ा पावर होगा। तो राज्य जो है, कोई भी शक्ति जो है, राज्य क्या है, एक बंच है पावर का, पावर एक जगह इकट्ठा है। और जब राज्य के पास इतना पावर है तो फिर वो क्या कर सकता है, नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है ना। उसके पास हथौड़ा है मजबूत सा, थेनोस वाला है। तो वो हथौड़ा लेके और रेडी है कि जब मौका मिले तो हम अतिक्रमण कर लें नागरिकों के अधिकारों का। लेकिन हमारे संविधान ने हमें एक अस्त्र दिया और वो अस्त्र है मूल अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों की बात की गई है। कहा गया है कि जो मूल अधिकार है वो सविस्तार, इसको हमें पढ़ना है, मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को। तो मूल अधिकार जो होंगे वो क्या होंगे, जब भी सरकार अतिक्रमण करना चाहेगी नागरिकों के अधिकारों के, तो ये जो अधिकार दिए गए हैं ये शस्त्र के रूप में नागरिक यूज कर सकता है सरकार के विरुद्ध। सरकार हमेशा आतुर रहती है नागरिक के अधिकार अतिक्रमण के विषय में। तो ऐसे में ये वो ढाल हैं, मूल अधिकार जो है वो ढाल हैं जो सरकार की शक्ति से बचाते हैं। अगर सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है तो ऐसी स्थिति में ये मूल अधिकार ही जो हैं वो ढाल के रूप में काम आएंगे और वहाँ हमें बचाएंगे सरकार की गलत नीतियों से, सरकार के शक्ति के दुरुपयोग से। तो इस चीज़ को स्थापित करने का काम करता है भारत का संविधान। नागरिकों के लिए एक बढ़िया सा अधिकारों का एक पूरा गुच्छा देता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन है मूल अधिकारों का कि आप जब भी आपको लगे कि सरकार आपके अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है तो आप इन मूल अधिकारों के सहारे खड़े हों और सरकार को चैलेंज करें कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं और ये हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं और ऐसे में हम सरकार की मुखालफत कर सकते हैं। यानी कानूनी रूप से आपको मजबूत बनाने का काम मूल अधिकार करते हैं। एक पूरा का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, इसलिए फ़िलहाल इतना ही समझिए। आगे राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, आप देखिए इसमें निदेशक लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निदेशक। यानी नीति निदेशक तत्व कहते हैं कि सरकार कोई भी कार्य करे, कोई भी योजना बनाए तो उसमें ये चीज़ निहित होनी चाहिए कि वो अधिकतम लोगों के कल्याण की बात सोच रही है। यानी नीति निदेशक तत्व इस दिशा में काम करते हैं कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। सरकार कोई भी कानून, कोई भी नियम, नीति कुछ भी बनाए तो इन नीति निदेशक तत्वों का विशेष रूप से उसे ख्याल रखना चाहिए।
अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में संविधान का भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। यानी जो संविधान है वो न सिर्फ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि सरकार को भी ये निर्देशन देता है कि आप नागरिकों के लिए जब नियम नीति कानून बनाएं तो ऐसा करें ताकि अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके और नीति के इन निर्देशक तत्वों को फॉलो करें। रास्ता दिखाया गया है संविधान द्वारा, किनके माध्यम से? नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, कि जब भी आप कानून बनाएं तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में जो भी बातें दी गई हैं इनको आप शब्दशः फॉलो करें और कोशिश करें कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, इस दिशा में काम करें, है ना। यानी अच्छे काम आपको करने हैं, सदाचारी हो के काम कीजिए, सदाचारी बनिए। सरकार को ये निर्देशन देने का काम नीति निर्देशक के तत्व करते हैं। अगला है नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण। यानी भारत का जो संविधान है ये कितना फ्लेक्सिबल है और कितना नहीं, इसकी बात होती है ना। तो देखिए, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर पानी जमा हुआ है कहीं तो उसमें मच्छर पनप जाएंगे, और बहता हुआ पानी जो होता है वो सर्वथा शुद्ध होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है। तो वैसे ही हमारा जो संविधान है वो कोई ऐसी किताब नहीं है जो एक बार लिख दी गई तो उसमें संशोधन नहीं हो सकते, है ना। यानी हम समय के साथ उसमें जब भी चाहें संशोधन कर सकते हैं, जब जिस चीज़ की आवश्यकता है समय के साथ जोड़ सकते हैं, और जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो हम हटा भी सकते हैं संशोधन करके। तो ऐसी बात जो है इसी को कहा जाता है कि संविधान जो है वो नम्यता उसकी विशेषता है, यानी लोचशील है। अच्छी चीज़ें समय के साथ अगर जुड़नी चाहिए तो हम जोड़ सकते हैं, और जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं जो अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी हैं या परंपरा के साथ फिट नहीं बैठ रही हैं तो उनको हम हटा भी सकते हैं। लेकिन क्या हम पूरे संविधान को ही बदल सकते हैं? अब प्रश्न ये है कि जब हम बदल सकते हैं तो कुछ भी बदल सकते हैं। जैसे जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी वो, तो उस समय 24वां संविधान संशोधन हुआ और फिर 42वां हुआ, और 24वें से 42वें तक में सोचिए कितना जल्दी जल्दी संशोधन हो रहा था। और उस संशोधन से 24वें से लेकर 42वें तक वही थी। अब उतने कम टेन्योर में उन्होंने इतना सारा संशोधन कर डाला, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी नम्यता है संविधान में कि जब जो चाहे वो उसको संशोधित कर सकता है। तो जवाब है नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देशन है कि संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बरकरार रखना होगा। संविधान का मूल ढांचा यानी जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के लोग थे, वो तो पागल थे नहीं, पढ़े लिखे लोग थे। उसमें कई तो बैरिस्टर थे, अच्छे अच्छे वकील थे, और उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं कुछ सोच समझ के लिखी होंगी। यानी ऐसा कोई संशोधन नहीं हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि संविधान पूरा लिखा हुआ है और हम क्या करें कि भाग 3 ही हटा दें, कहें कि भाग 3 नहीं रहना चाहिए, हटाओ। अभी मैंने कहा है भाग 3 क्या है? मूलाधिकार है। और हम कहें कि मूलाधिकार पूरा का पूरा यहाँ से रिपील कर दो, हटा दो, तो अब ये तो पूरा का पूरा संविधान ही औंधे मुँह गिर जाएगा। यानी मूल ढांचा ही ख़त्म,
रीढ़ की हड्डी ही निकाल दी गई, तो संविधान का क्या मतलब है भाई? यानी हम संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं जिससे पूरा का पूरा मूल ढांचा ही खत्म हो जाए। तो नम्यता और अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण है हमारा संविधान। ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता है कि कोई ऐसी किताब नहीं बना डाली है जिसको आप संशोधित नहीं कर सकते। भाई समय के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए। अब एक ऐसी किताब लिख डालो जिसको कोई कहे कि संशोधित करो तो फिर उस पर बखेड़ा होने लगे। समय के साथ तो चीज़ें बदलती हैं, हर युग में अलग स्थितियां हैं, अलग व्यवस्थाएं हैं, और हर युग में जो जनरेशन है वो अपने हिसाब से चीज़ों को ढालना चाहता है, और इसीलिए उस समय के हिसाब से चीज़ें बदलें ऐसी संविधान में व्यवस्था की गई है। और हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे के को ध्यान में रख के उसके विरुद्ध कोई भी संशोधन नहीं होगा। उसके अलावा केंद्रोन्मुख संविधान, हमारा जो संविधान है वो केंद्रोन्मुख है ना। सातवीं जो विशेषता है वो है कि हम सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, केंद्रोन्मुख संविधान। केंद्रोन्मुख का अर्थ यानी हमारा संविधान कहता है कि हम एक देश हैं, भले ही हम 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हों, लेकिन अंततः हम एक देश हैं। और जब देश एक है तो अगर जैसे 7वीं अनुसूची, इसको इस तरीके से समझिए, 7वीं अनुसूची जो है वो कहती है कि 3 जो है सूचियां हैं होंगी, जिसमें संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी और समवर्ती सूची होगी, है ना। संघ सूची में वो विषय होंगे जिस पे संघ सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में वो विषय होंगे जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में वो विषय होंगे जिस पे दोनों ही मिलके दोनों ही कानून बना सकते हैं, संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर संघ भी किसी विषय पे कानून बनाए और राज्य भी उसी विषय पे कानून बनाए, तब यहाँ पे कहा जाता है कि तब संघ वाला कानून लागू होगा, है ना। यानी हम केंद्रोन्मुख हैं, कोई भी कुछ भी होगा तो उसमें संघ सरकार की शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप देखिए इसके कुछ और उदाहरण समझिए। केंद्रोन्मुख कैसे है? पूरे देश के लिए एक संविधान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो संसद कानून बनाती है वो पूरे देश पे लागू होना है, दूसरी चीज़ है। कुछ राज्य नहीं लागू करते हैं तो वो कानून ऐसा नहीं कि नहीं लागू करते हैं, जो नीतियां हैं उसको लागू नहीं कर सकते। सरकार की कुछ नीतियां हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, योजनाओं को लागू नहीं करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, लेकिन कानून जो संसद से बन के आ रहा है वो आपको लागू करना है। तो पूरे देश के लिए एक संविधान। दूसरी चीज़, कानून जो बन रहे हैं संसद द्वारा पूरे देश पे लागू होंगे। तीसरी चीज़, अगर हम इसमें और जोड़ें तो पूरे देश के लिए क्या व्यवस्था है? राष्ट्रपति की, एक ही राष्ट्रपति है हमारे देश के। वयस्क मताधिकार होगा, नहीं वयस्क मताधिकार तो इसमें नहीं आएगा। जैसे एक अनुच्छेद 200 है ना। अनुच्छेद 200 है क्या कि जो गवर्नर साहब हैं किसी राज्य के, अगर उनके पास कोई विधानसभा से कानून पास होके गया और उनके पास गया, तो उनको ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके और राष्ट्रपति को वो भेज सकते हैं कि आप इसको देख लीजिए ये सही है कि नहीं राज्य के लिए। यानी हर जगह पे केंद्र की शक्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं राज्यों से, राज्य की शक्तियों से ज़्यादा है केंद्र की शक्तियाँ, और इसलिए हम केंद्रोन्मुख हैं। इमरजेंसी जब लगती है तो केंद्र सरकार जो संघ सूची के जो राज्य सूची के सारे विषय हैं उस पे भी कानून बनाने का अधिकार संघ के पास आ जाता है ना, आपातकाल की स्थिति में। कहने का मतलब कि संघ सर्वोपरि है। कभी भी आप देखेंगे बहुत सारे, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ
केंद्र सरकार की शक्तियों को ज़्यादा वो दिया गया है, बल दिया गया है। उसको केंद्र सरकार की शक्तियों को यहाँ संविधान में ज़्यादा बल मिला हुआ है बरक्स राज्य सरकार की शक्तियों के, इसलिए हमारा संविधान केंद्रोन्मुख है ना। तो ये एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो किसी भी प्रकार से विधायिका या कार्यपालिका से घाल मेल नहीं करता। यानी कि सरकार कोई भी कानून बनाए तो न्यायपालिका स्वतंत्र है कि वो उस कानून की समीक्षा करेगी, और इस मामले में न्यायपालिका स्वतंत्र है कि उस कानून को वो पास करे या फिर फेल कर दे। यानी ये न्यायपालिका कह सकती है कि संविधान के अमुक अमुक जो वो हैं, अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों पे ये कानून खरा नहीं उतरता है और इसीलिए ये मतलब कानून मान्य नहीं है। न सिर्फ अनुच्छेद बल्कि जो संविधान के पूर्व जो न्यायपालिका के पूर्व निर्णय है, जैसे एक निर्णय आपने बहुत सुना होगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, है ना। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ का मामला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा, ये तय कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने। अब हुआ क्या कि बिहार सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून में रिजर्वेशन की मात्रा को बढ़ा के कर दिया गया 65%। तो ये मामला जब चला गया सर्वोच्च न्यायालय में, चैलेंज किया गया, तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के उस कानून को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में ये तय कर चुका है, घोषित कर चुका है कि रिजर्वेशन किसी भी स्थिति में कुल रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होगा, कुल सीट के 50% से अधिक नहीं होगा। तो ऐसे में हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है किसी भी कानून की समीक्षा करने के लिए, किसी भी चीज़ की समीक्षा करने के लिए। उसके बाद अगली चीज़ इसी से जुड़ी हुई है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इसको आइए समझते हैं। क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन? तो आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो वो मैंने अभी कहा भी है कि कोई भी कानून जब सरकार बनाती है, विधायिका बनाती है, तो वो रिव्यू के लिए पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। आजकल तो और ज़्यादा जा रहा है, कोई भी कानून बनता है और फटाक से उसको चैलेंज करके लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून का, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। और ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी, है ना। न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है किसी भी कानून का। क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन में? तो किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि क्या वो संविधान के किसी अनुच्छेद को ओवर क्रॉस तो नहीं कर रहा, क्या ये कोई भी संविधान का अनुच्छेद इस कानून के रास्ते में अड़ंगा डाल रहा है। अगर ऐसा है तो सरकार को ये निर्देश दिए जाते हैं कि उस कानून के इस अमुक बिंदु को फिर से देखिए, फिर से विचार कीजिए, अन्यथा हम इसे असंवैधानिक घोषित कर देंगे, है ना।
अगर आपको याद होगा तो मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी और वो थी कि सीमित शासन क्या होता है। सीमित शासन, है ना, उसमें एक चीज़ मैंने पढ़ाया था पृथक्करण का, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। सेपरेशन ऑफ पावर्स। एक्चुअली फ्रांस में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, दार्शनिक था वो, मॉन्टेस्क्यू। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया था। और ये शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं और वो होते हैं विधायिका, ये आप पहले से जानते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आप पहले से इससे वाकिफ़ हैं। तो ये तीनों ही जो हैं ये अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य करते हैं। और विधायिका न तो कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करती है, न कार्यपालिका विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करती है, और ना ही न्यायपालिका जो है ये लोग न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून का पुनर्विलोकन करे। एक्चुअली जो संविधान है वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है ना। किसी भी देश में, या चलिए किसी भी देश को छोड़िए, हमारे देश में एक मूल विधि है जिसको हम सर्वोच्च विधि कहते हैं। मूल विधि, सर्वोच्च विधि इसको कहते हैं, है ना, ये सर्वोच्च विधि है। और इसके अलावा अन्य विधियां भी हैं। अगर आप इसको समझिए तो मूल विधि हमारे यहाँ सर्वोच्च विधि कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और अन्य विधियों में बीएनएस है, बीएनएसएस है, तमाम बीएसए है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टीपीए है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल्स एंड गुड्स एक्ट है, बहुत सारी विधियां हैं, पॉक्सो है। ये सब विधियां जो हैं ये इस विधि के नीचे हैं, इस विधि के अंतर्गत हैं। अन्य विधियां जो हैं ये मूल विधि के अंतर्गत आती हैं। तो जब ये पास होंगी अन्य विधियां, कोई भी नई विधि बने, तो ये देखा जाएगा कि क्या वो विधि या कोई नया कानून क्या इस मूल विधि के अनुच्छेदों को ओवर क्रॉस तो नहीं कर रहा है। अगर ओवर क्रॉस कर रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यही न्यायिक पुनर्विलोकन है। तो क्या न्यायिक पुनर्विलोकन मन से किया जा सकता है? यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सोचें कि चलो आज मेरा मन है कि किसी विधि को हम असंवैधानिक घोषित कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उस विधि को, जो भी विधि बनाई जा रही है नई, उसको इसी आधार पे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है कि क्या वो संविधान के किसी अनुच्छेद को ओवर क्रॉस कर रही है। यही तो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है। अब इससे जुड़े 1-2 केसेज हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए न्यायिक पुनर्विलोकन से। क्या कोई सरकार ये चाहे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से छीन लिए जाए, या ये कहा जाए कि नहीं सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता? तो क्या सरकारें ऐसा कर सकती हैं क्या? तो एक मामला आया एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट केस लॉ है। एल चंद्र कुमार बनाम बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का मूल ढांचा है।
अब लीजिए, मामला ही ख़त्म। पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कह दी है कि मूल ढांचा है, और आप जानते हैं कि कोई भी संशोधन जो है वो मूल ढांचे के विपरीत नहीं हो सकता। तो एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का मामला मील का पत्थर है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कह रखी है कि कुछ भी हो जाए हम तो रिव्यू करेंगे ही, और ये हमारा विशेषाधिकार है, और ये संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जिसे भारत का संविधान स्थापित करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को अगर छीन लिया जाए सर्वोच्च न्यायालय से या न्यायपालिका से, तो ऐसा हो सकता है कि सरकारें गैर लोकतांत्रिक हो जाएं, तानाशाह हो जाएं और जो मन में आए वो करें। इसीलिए ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जिसको भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये व्यवस्था यहाँ की गई है कि सरकारें तानाशाह न हो। और एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ मामले के बाद एक और केस था, पश्चिम बंगाल का कोई केस था। क्या केस था? केस का नाम मुझे थोड़ा बहुत याद है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स समिति, ये केस भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल राज्य या पश्चिम बंगाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य डेमोक्रेटिक राइट्स समिति। इस केस में भी एल चंद्र कुमार वाले बात को दोहराया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का मूल ढांचा है और सरकार इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और मामला है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जो अनुच्छेद 13 है, यानी अभी मैंने जिसका जिक्र किया था न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का, ये संविधान में भले ही स्थान दिया गया हो न्यायिक पुनर्विलोकन को, और जो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को भले ही अनुच्छेद 13 में स्थापित किया हो, लेकिन अगर इसके ये नहीं भी होता, अनुच्छेद 13 नहीं भी होता और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं भी दी गई होती संविधान में, तो भी ये शक्ति जो है ये बिना दिए हुए भी प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। यानी किसी भी कानून का सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है, और ये कहा गया था AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। ये केस लॉ भी याद रखिएगा। इसमें क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय में, फिर दोहरा रहा हूँ मैं, कि अनुच्छेद 13 की अनुपस्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति स्वतः प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि सरकार ये देगी या छीन लेगी न्याय। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा भारतीय संविधान का पूरा विशेषता मैंने आपको कोशिश की है कि मैं समझा पाऊँ। मुझे यकीन है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और साथ ही अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो एक बार प्ले लिस्ट ज़रूर देखिएगा। बहुत सारा कंटेंट आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप पढ़िए, उसको समझिए। और हाँ, अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो ये रहा,
7070554589। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और जो समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है, आप मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिए और वीडियो जो भी आ रहे हैं उनका आनंद लीजिए, पढ़ते रहिए और परीक्षाओं में अच्छा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।